ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही थी फिटर फर्स्ट ईयर के लिए और थ्योरी की, उसका पार्ट 44 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा प्लस इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड करने के लिए, उनका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.globalit.org। आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन में कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, और ऊपर यहाँ कॉर्नर में 3 लाइनें आपको दिखाई देगी। इन लाइनों पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे आप तो आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देगा, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, कोर्स। आपको कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, हिंदी में लिखा हुआ होगा कोर्स। ठीक है, आप कोर्स पे क्लिक कर लेना। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस टाइप से कई सारे ऑप्शन होंगे। आप अपना फिटर पे क्लिक कर लेना। फिटर पे क्लिक करेंगे, अंदर 2 ऑप्शन आएंगे, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर। फिटर फर्स्ट ईयर पे क्लिक करके नीचे को स्लाइड करना है, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है। डीमेरिट का मतलब होता है हानि, मेरिट का मतलब लाभ और डीमेरिट का मतलब हानि या नुकसान। हानि या नुकसान किसका पूछ रहा है? 4 जबड़ा चक वाले में, फोरजा चक और थ्रीजा चक, 2 चक होते हैं ना, फोरजा वाला, थ्रीजा वाला। थ्रीजा वाला क्या था? सेल्फ सेंटरिंग होता है, अपने आप सेंटर में कर लेता है जॉब को, जबकि फोरजा चक में हमें करना पड़ता है, उसमें चारों जॉब स्वतंत्र होते हैं। तो फोरजा चक की बात कर रहा है। पहला कह रहा है जबड़े उलटने योग्य होते हैं। जो फोरजा चक होता है ना, इसके जो जॉ होते हैं, जो जबड़े होते हैं, वो रिवर्सेबल जॉ होते हैं। रिवर्सेबल मतलब उसी को उल्टा करके हम इंटरनल जॉ के रूप में यूज कर सकते हैं, और उसी को उल्टा करके फिर रिवर्स करके हम एक्सटर्नल जॉ के, मतलब इंटरनल जॉ और एक्सटर्नल जॉ के लिए अलग अलग जबड़े नहीं होते, एक ही जबड़ा होता है, उसी को उलट करके यूज कर सकते हैं। उसी को रिवर्सेबल जॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल जॉ। 1 मिनट, किसी की कॉल आ रही है। ठीक है, रिवर्सेबल जॉ बोला जाता है। ठीक है, जबकि थ्रीजा चक में क्या था कि इंटरनल के लिए अलग, एक्सटर्नल के अलग, दोनों के लिए अलग अलग जॉ थे, तो भाई उसमें नुकसान था, 2-2 जबड़े हमें रखने पड़ते। जबकि इसमें एक ही से काम चल जाएगा, वो रिवर्सेबल होता है, उसी को उल्टा करके यूज किया जा सकता है। तब तो ये उसकी हानि नहीं हुई ना। कहाँ हमें 2 जबड़े रखने पड़ रहे थे, कहाँ एक ही जबड़ा से काम चल जा रहा है, वही इंटरनल का भी काम कर रहा है, वही एक्सटर्नल का भी, मतलब दोनों साइड। जैसे एक बार आप नहीं होते ठंडी वाले मौसम जैकेट वगैरह मिलती है, उसे दोनों साइड पहना जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि एक दिन हम एक साइड पहनते हैं, दूसरे दिन उल्टा साइड करके पहन लेते हैं, तो ऐसा लगता है लोगों के पास कि यार इसके पास तो 2-2 जैकेट है। हालांकि मैंने इस टाइप वाली जैकेट अभी पिछली बार ठंडी में लिया था, तो लोग बड़े सोचते क्या तो 2-2 जैकेट सेम ले रखा है, जबकि होती एक ही है, उसे हम उल्टा करके पहन लेते। तो इसका मतलब वो हमारा फायदा हुआ ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये रिवर्सेबल है, मतलब जबड़ा उल्टने योग्य होता है, हम एक ही जबड़े से दोनों यूज कर लेते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो यह तो इसका लाभ हो गया, हानि तो है नहीं। अगला, अनियमित आकार की जॉब पकड़ सकता है। ठीक है, जो हमारा 4 जबड़ा वाला चक है, फोरजा चक, वो अनियमित आकार की, इरेगुलर सरफेस की जॉब को पकड़ सकता है। तो ये तो अच्छी बात है भाई। एक फिक्स जॉब मतलब सिर्फ रेगुलर शेप को पकड़ता जैसा कि थ्रीजा चक में होता है, तो नुकसान वाली बात है। ये इरेगुलर मतलब किसी भी आकृति की जॉब को पकड़ लेगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये भी इसका हानि नहीं है। भारी कट दी जा सकती है भाई, अगर आप इसके द्वारा अधिक डेप्थ तक कट दे सकते हैं तो ये भी तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगला क्या है, छोटे और फिनिश जॉब को नुकसान होगा। लेकिन नुकसान वाली बात किया ना, इस वाले ऑप्शन में नुकसान वाली बात किया कि भाई भारी कट मतलब समझ रहे हो, भारी कट का मतलब जबड़े में पकड़ करके जॉब पर भारी कट दिया जा सकता है, क्योंकि यह फोरजा चक मजबूत होता है, जॉब को अच्छे से मजबूती से पकड़ सकता है, इसलिए आप उसमें अधिक डेप्थ तक काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है, छोटे और फिनिश जॉब को नुकसान होगा। ये ऑप्शन सही होगा कि भाई यही नुकसान है हमारे फोरजा चक का। क्या नुकसान है कि छोटे और फिनिश जॉब को नुकसान होगा। अगर कोई छोटा जॉब है या फिर, क्योंकि जो बताया अभी ना, भारी कट दी जा सकती है। भारी कट क्यों दी जा सकती है? क्योंकि फोरजा चक जो होता है वो जॉब को मजबूती से पकड़ता है। तो अगर आपके पास छोटा जॉब होगा तो जब उसे वो मजबूती से पकड़ेगा तो जॉब को दबने का डर रहेगा, वो दब करके पिचक सकता है, खराब हो सकता है। या फिर फिनिश जॉब, अगर आपकी जॉब की फिनिशिंग आपने कर रखी है और उसके बाद आप फोरजा चक में पकड़ते हैं, तब भी क्या होगा, वो अधिक प्रेशर से पकड़ेगा, तो जो फिनिशिंग है उस पर चक के निशान आ जाएंगे, तब भी आपका नुकसान होगा, आपकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो यही उसका नुकसान है फोरजा चक का, कि ये छोटे और फिनिश जॉब को नुकसान करता है, क्योंकि वह ज्यादा प्रेशर के साथ, ज्यादा मजबूती के साथ उसे पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के रेक को टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं? ठीक है, किस प्रकार के रेक कोड टूल के पीछे की ओर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, किस प्रकार के रेक कोड टूल के सामने से पीछे की ओर। ठीक है, टूल के यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था,
यहाँ पे होना चाहिए था किस प्रकार के रेक को टूल के सामने से पीछे की ओर या पीछे तक ढलान बनाते हैं। ठीक है, टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाते हैं, ये होना चाहिए था। ठीक है, टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाते हैं। देखिए दो इसमें होता है जो पीछे की ओर ढलान बनाता है, देखिए निगेटिव रेक एंगल और पॉजिटिव रेक एंगल। निगेटिव रेक एंगल और पॉजिटिव रेक एंगल। पॉजिटिव रेक एंगल हम तब यूज करते हैं किसी भी टूल में, पॉजिटिव रेक एंगल तब दिया जाता है जब सॉफ्ट धातु की हमें सॉफ्ट मेटल की टर्निंग करनी होती है, और जब हार्ड मेटल होगा तो निगेटिव रेक एंगल होता है। पॉजिटिव रेक एंगल की अपेक्षा निगेटिव रेक एंगल अधिक मजबूत होता है। मतलब जिस भी टूल में, कटिंग टूल में अगर निगेटिव रेक एंगल दिया गया है तो पॉजिटिव रेक एंगल टूल वाले की अपेक्षा अधिक मजबूत होगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसमें होता क्या, पीछे की ओर का मतलब है कि जो हमारा और टूल होगा ना, टूल में ऐसे पीछे की तरफ, इसमें ढलान कैसे होगा, पीछे की तरफ होगा। ये कटिंग टूल होगा, ये आगे हमारी कटिंग टूल। ये ढलान क्या है, देखिए टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान। तो यही वाला जो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे अगर आप लाइन खींच लो तो ये जो थीटा एंगल बनेगा, ये स्लोप हो गया और इस पे लंबवत लाइन डाल दो। तो इस कटिंग एज और इस स्लोप के बीच में जो एंगल बना हमारा थीटा, यही क्या होता है, हमारा पॉजिटिव रेक एंगल होता है। तो जब ढलान पीछे की ओर, टूल के जब ढलान पीछे की ओर है तो ये होता है पॉजिटिव रेक एंगल। क्या होता है, पॉजिटिव। तो पूछा था किस प्रकार के रेक को टूल के सामने से पीछे की ओर होते हैं। टूल के सामने से अगर पीछे की ओर स्लोप है तो पॉजिटिव रेक एंगल होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव रेक एंगल में उल्टा हो जाता, इसमें जो स्लोप होता वो सामने से पीछे की ओर से सामने की ओर हो जाता। इसमें सामने से, टूल के सामने से पीछे की ओर स्लोप है तो पॉजिटिव रेक एंगल, और अगर ये क्या हो, पीछे से हो, इसका स्लोप क्या हो जाए, ऐसे पीछे से आगे की ओर हो जाए। ठीक है, ये आपका टूल है मान लीजिए, थोड़ा फिगर से नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो इसमें स्लोप क्या होगा, पीछे से आगे की ओर, थोड़ा नीचे को ऐसे। ठीक है, इस टाइप से कुछ हो रहा है। तो इसका स्लोप देख रहे हैं, इसका पीछे की ओर था, इसका आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर स्लोप आ गया। जब पीछे से, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा करके यहाँ लंबवत डाल लेंगे तो यहाँ पे हमें एंगल पता चल जाए। तो जब स्लोप पीछे से आगे की ओर हो टूल पे तो वो होता है नेगेटिव रेक एंगल, और जब आगे से पीछे की ओर हो तो वो होता है पॉजिटिव रेक एंगल। याद रहेगा, दोनों को ध्यान रखना, कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, यदि फेसिंग करते समय कैरिएज को लॉक न किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अगर फेसिंग कर रहे हैं किसी भी टूल पर, अगर कैरिएज को लॉक नहीं करते हैं, फेसिंग करते समय क्या नहीं करते हैं, कैरिएज को लॉक नहीं किया जाता तो क्या होगा। देखिए करेक्ट फेस कब बनता है, जब किसी जॉब की फेसिंग, फेसिंग का मतलब जो हमारा जॉब है, जो बेलनाकार जॉब है उसके आखिरी सिरे को टर्न करना। जो बेलनाकार जॉब होता है इसके लास्ट वाले सिरे की टर्निंग करना, मतलब इसको प्लेन बनाना, बिल्कुल उसी को फेसिंग बोला जाता है। मतलब इसका फेस सही करना, लास्ट वाले सिरे को, सामने वाला जो है ना, कोई भी बेलनाकार जॉब होगा तो इसका सामने वाले हिस्से को बिल्कुल प्लेन बनाना, समतल बनाना, ये क्या कहलाता है, फेसिंग कहलाता है। तो सही फेस कब बनेगा, जब ये बिल्कुल समतल होगा। मतलब कोई राउंड जॉब आप रख लीजिए, कोई राउंड जॉब आप ऐसे रख लीजिए, और इस पर कोई एक सामने जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर, आपके पास कोई मेटल है उसको रखिए, या आपके पास, ठीक है, एंगल प्लेट वगैरह उसको रखिए, इसको इसमें चिपकाइए। अगर जॉब का जो आगे वाला फेस है और ये दोनों बिल्कुल सही चिपक जाते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तब यह बोला जाएगा कि यह जो हमारा बेलनाकार जॉब था, यह जो हमारा बेलनाकार जॉब था, इसका जो यह फेस बना हुआ है बिल्कुल क्या बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ। अगर बिल्कुल चिपक जाएगा, कोई गैप नहीं रहेगा, तो ये बोला जाएगा कि इसका जो फेस बिल्कुल सही फेस बना हुआ है। उत्तल फेस कब होता है, कि जब आप जॉब को रखोगे ऐसे ना, तो वह क्या होगा, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, ऐसे टच करेगा, क्या होगा, ये आगे का हिस्सा उभरा हुआ रहेगा। तो जब आप रखोगे तो ऐसा गैप दिखेगा। तो जब आगे का हिस्सा किसी भी जॉब का, बेलनाकार जॉब का आगे का हिस्सा कैसे हो, ऐसे उभरा हुआ, आगे का हिस्सा उभरा हुआ हो, तो वही क्या हो जाता है, हमारा उत्तल फेस होता है। ऐसा कब होता है, तो जब हम लेस मशीन पे कटाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हमारा क्या हो, कैरिएज लॉक ना हो, जब हम डेप्थ दे रहे होंगे फेसिंग के लिए क्या होगा, टूल को हम डेप्थ देंगे, गहराई देंगे, और उसमें आप कैरिएज को लॉक नहीं किए होंगे, तो जब आप डेप्थ दे रहे होंगे, जो प्रेशर पड़ेगा तो कैरिएज हल्का हल्का आगे बढ़ जाएगा। जब कैरिएज आगे बढ़ जाएगा तो आप शुरू करोगे यहाँ से, तो काटते काटते मशीन आगे को चली जाएगी, फिर ऐसे इसका बन जाएगा।
मशीन की भाई हम पूरा जाते नहीं, सेंटर तक ही जाना है। तो जैसे जैसे आप डेप्थ दोगे, कैरियर लॉक नहीं रहेगा तो हल्का हल्का आगे बढ़ता जाएगा, टूल आपका आगे बढ़ता जाएगा, सेंटर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस जितनी आकृति इधर उतनी इधर भी बन जाएगी। तो इस टाइप का बन जाता है। कब होता है उत्तल फेज? जब कैरियर लॉक ना हो, कैरियर लॉक ना हो, ठीक है। अवतल फेस मतलब इसमें गड्ढा बन जाएगा। तो यहां पूछा था यदि फेसिंग करते समय कैरियर लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये ऑप्शन मिल गया आपको, उत्तल फेस बन जाएगा, ठीक है। अवतल फेस में क्या होता है, टूल पोस्ट में जो हम जॉब को पकड़ते हैं, या तो उसका सिरा ज्यादा बाहर निकला हो, या टूल पोस्ट में जो हम जॉब को कह रहा हूं, टूल पोस्ट में कटिंग टूल पकड़ा जाता है। तो जब टूल को टूल पोस्ट में जब कटिंग टूल को पकड़ते हैं, उसका सिरा या तो ज्यादा बाहर निकला हो, या क्या हो कि वो लूज पकड़ा गया हो। टूल पोस्ट में जब कटिंग टूल पोस्ट में लूज पकड़ा गया होगा तो उसमें हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा। जो वाइब्रेशन होगा तो जब हम टर्निंग करेंगे तो क्या होगा, उस पर गड्ढा बन जाएगा। मतलब जब आप उसको चेक करोगे तो इस टाइप से बनेगा। जॉब में ये अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा टाइप का होगा, तो उसको बोला जाता है अवतल फेस। कब होता है, जब हमारा कटिंग टूल जो है टूल पोस्ट में ढीला पकड़ा गया हो। कटिंग टूल ढीला पकड़ा गया हो, तब इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। ये गड्ढा होना, ठीक है। केंद्र में पीप छोड़ देता है। केंद्र में पीप छोड़ने का मतलब है कि उसमें जॉब क्या होगा, जो जॉब होगा आपका बेलनाकार जॉब इस टाइप से है, तो इसके सेंटर में इस टाइप की आकृति छूट जाएगी। ऐसा कब होगा भाई, पूरा टर्निंग सही से नहीं हो पाया, इसकी फेसिंग सही से नहीं हो पाई। फेसिंग सही से क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो हमारा कटिंग टूल था, जब भी हम लेथ मशीन पर फेसिंग करते हैं या टर्निंग करते हैं, तो हमारा जो कटिंग टूल होता है वो जो जॉब का डायमीटर उसके सेंटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कटिंग टूल का जो एज है वो बेलनाकार जॉब के सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर से वो ऊपर होगा या नीचे होगा, दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पीप छूट जाएगा। मतलब जब भी सेंटर से थोड़ा नीचे होगा, तो अगर आप सेंटर से नीचे हमारा कटिंग टूल है तो क्या होगा, टर्निंग चूंकि गोलाई में होती है तो पूरा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, टर्निंग होती जाएगी, पूरा एकदम यहां तक हो जाएगी, लास्ट में यहाँ बीच में थोड़ा सा हिस्सा छूट जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो पूरा टर्निंग नहीं कर पाएगा। तो यही होता है, कब होता है, जब हमारा कटिंग टूल सेंटर में ना हो। कटिंग टूल सेंटर पे ना हो, ठीक है। तो ये चीज होगी, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे है, घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन। गड़गड़ाहट है और तीखापन मतलब बर की बात कर रहा है, बर, ठीक है। बर होता है आपका, और शार्पनेस, तीखापन, शार्पनेस मतलब कोई भी जॉब है हमारा, उससे बर और शार्पनेस हटाना है तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। मतलब जब कोई बेलनाकार जॉब होता है, उससे मान लीजिए आपने सीधा काट दिया, तो क्या होता है, इसके जो किनारे है ना, वहां पे बर टाइप का होता है, और शार्पनेस मतलब धार टाइप का हो जाता है। कोई गोल जॉब है, आपने सीधे सीधे उसे काट दिया, तो यहाँ जो जहां से आप काटेंगे यहाँ पे क्या होगा, बर टाइप का बन जाएगा, हाथ में चोट लगने का डर रहेगा, और वो शार्पनेस रहेगा, धार तेज टाइप की रहेगी यहाँ पे, ठीक है। हाथ वगैरह कटने का डर रहता है। तो इस शार्पनेस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चैम्फरिंग करते हैं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे और ऐसे टर्निंग कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वह चैम्फरिंग हो जाता है। जब चैम्फरिंग हो जाती है इस टाइप से, तो क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे धार नहीं बनेगा, आपकी जो बर थी या जो शार्पनेस थी, जो धार थी वो खत्म हो गई, हाथ वगैरह कटने का डर नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा हम टेपर करके चलाते हैं, और क्या होता है 45 डिग्री लगभग होता है, आपका चैम्फरिंग हो जाएगा और धार खत्म हो जाएगा। किसकी मदद से, चैम्फरिंग की मदद से शार्पनेस और बर को हटाया जाता है। ग्रूविंग में क्या होता है, किसी भी जॉब में ग्रूव बना, जैसे भी पुली होती है, भी पुली में भी ग्रूव बनाया जाता है। भी पुली में जो गड्ढा बनाया जाएगा वही ग्रूव होता है। तो ग्रूव क्या होता है, ग्रूविंग प्रोसेस के द्वारा होता है, ग्रूव बनाते हैं भी पुली के द्वारा, ठीक है। नॉर्मल ग्रूव बनाए जाते हैं, आपके थ्रेड वगैरह काटते समय भी ग्रूव बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उसी को ग्रूविंग कहते हैं। स्टेप टर्निंग क्या है, जब किसी जॉब पे अलग अलग व्यास की टर्निंग करनी हो। कुछ जॉब इस टाइप के होते हैं हमारे, जैसे एक ये हो जाएगा साइज उसका, अगला ये हो जाएगा, फिर अगला ये हो जाएगा, मतलब अलग अलग डायमीटर के व्यास दिख रहा है ना, ये डायमीटर अलग, या अलग अलग, ये अलग। जब इनका हमें टर्निंग करना होगा तो स्टेप वाइज टर्निंग होगी। पहले मतलब जैसे एक स्टेप की टर्निंग, दूसरे स्टेप की, तीसरे, तो जब स्टेप टर्निंग होती है इस टाइप से, स्टेप वाइज टर्निंग होता है। या कह लीजिए जब इस टाइप का जॉब बनाना होता है, इस टाइप का जॉब बनाना होगा, और आपको क्या होगा, जो पूरा बड़ा डायमीटर है उस बड़े डायमीटर का आपको एक बेलनाकार जॉब मिलेगी।
इस बड़े डायमीटर का। अब आपको क्या करना होगा, स्टेप वाइज टर्निंग करके इस रूप में बदलना होगा। तो जब हम इस रूप में बदलेंगे तो स्टेप वाइज टर्निंग करेंगे, एक बार ज्यादा टर्निंग, उससे कम टर्निंग, उससे कम टर्निंग, इस टाइप से, तब हमारा क्या बनेगा, स्टेप टर्निंग बनेगा। उसी को स्टेप टर्निंग कहते हैं। प्लेन टर्निंग क्या होता है, स्टेप टर्निंग में क्या अलग अलग व्यास है, अलग अलग व्यास के टर्निंग की जाती है। जबकि प्लेन टर्निंग में सेम व्यास की, मान लीजिए आपको 20 mm डायमीटर का जॉब दे दिया गया और बोल दिया गया कि इसे अब 18 मिलीमीटर का बना दो, 18 mm का बना दो। तो 20 से 18 बनाना मतलब जॉब का जो व्यास होता है पूरी लंबाई में एक समान रहता है और एक ही समान टर्निंग भी की जाती है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, प्लेन टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 mm के ढलवाल वार रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है। देखिए एक फार्मूला होता है, V = पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। इसकी मदद से हम चाल वगैरह को, इस सूची को निकालते हैं। ठीक है, फार्मूला आप याद रखना है, पाई है आपका, क्या है, पाई है, पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है हमें, काटने की गति मतलब V की वैल्यू दे रखा है। V की वैल्यू क्या दे रखा है, 15 मीटर प्रति मिनट, 15 मीटर प्रति मिनट दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, 40 mm के ढलवाल वार रॉड को, मतलब रॉड जो है 40 mm का, रॉड मतलब क्या, रॉड का मतलब गोल होगा और 40 mm का है, 40 mm का है मतलब उसका डायामीटर, व्यास मतलब D। तो हमें देखिए D पता है 40 mm और V पता है 15 mm। निकालना क्या है, स्पिंडल की गति, स्पिंडल की गति मतलब चक्कर प्रति मिनट, इसलिए आंसर सब आरपीएम में दिया है, रोटेशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं हमें n की वैल्यू निकालनी है, मतलब चक्कर प्रति मिनट n की निकालनी है। V का पता है, D का भी पता है, आराम से निकल जाएगा। पहले पलट लेते हैं इसको, n = क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर, V × 1000 अपान, ये नीचे आ जाएगा भाई, इधर चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, पाई डी। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसको। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, इंटू 1000 अपान, पाई का मान आप 22 रख लेंगे, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है ना, इंटू D का मान कितना, 40 दे रखा है। अब देखिए ये दोनों इससे कट जाएंगे, 4 से कट जाएगा, 25 चौको 100। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, 15 × 25 × 7 अपान 22। इनका गुणा करके आपस में भाग कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं कैलकुलेटर से कर लूंगा, आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, टाइम बचेगा, 15 × 25 × 7 आ गया 2625, 2625 अपान 22, 22 से इसमें भाग दे लेते हैं, आपका आ जाएगा 119.3, 119.3 क्या, आरपीएम, चक्कर प्रति मिनट, क्योंकि हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका ये सही है, 119.3। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक ऑपरेशन दिखाया गया कि ये कोई जॉब थी और यहाँ बीच में थोड़ा सा गड्ढा हो गया है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है, स्क्वायर शोल्डर, फिल्टेड शोल्डर, बेवेल्ड शोल्डर और अंडरकट शोल्डर। तो जो इस टाइप का होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंडरकट। कौन सा बोलते हैं, अंडरकट शोल्डर बोलते हैं, क्योंकि देख रहे हैं बीच में बनाया गया। जब दो जॉब हमारा पूरा लंबाई में था और अंडरकट कर दिया जाता है, ऐसा कब किया जाता है, जब हमें किसी जॉब पर थ्रेड काटनी होती है, किसी जॉब पर थ्रेड काटनी, जैसे थ्रेड काटना होगा अगर आपको, अगर मान लीजिए जॉब पूरा नॉर्मल रहती, इस टाइप से, ठीक है, और इसमें क्या था, या इस साइज का था। अब आपको जब थ्रेड काटना होगा तो जो आपका कटिंग टूल होगा ना, जब इससे आप इस भाग को, मान लीजिए आपको थ्रेड काटना है, इस भाग पे आपको क्या काटना है, थ्रेड काटना है, तो जब कटिंग टूल लेकर आएंगे तो कटिंग टूल यहाँ पर आएगा, फिर से आगे नहीं जाएगा, मतलब थ्रेड यहीं तक कटेगा, आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कटिंग टूल थोड़ा मोटा होगा ना, कटिंग टूल आकर के इस वाले भाग से टकरा जाएगा, तो कटिंग टूल हमारा यहीं रुक जाएगा, तो थ्रेड यहीं तक कट जाएगी, पूरा लास्ट तक थ्रेड नहीं बन पाएगी, पूरा लास्ट तक थ्रेड नहीं बन पाएगी, क्योंकि कटिंग टूल हमारा पहले ही इस हिस्से में आकर टकरा जाएगा, तो हमारा थ्रेड यहीं तक बनेगा, पूरा संपूर्ण लंबाई तक थ्रेड नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए जब ऐसी जगहों पर थ्रेड काटना होता है तो हमारा जो थ्रेड है वो पूरी संपूर्ण लंबाई तक अच्छे से बन सके, या तो जो भी हम बोल्ट वगैरह इस पे जब टाइट करेंगे, सॉरी नट टाइट करेंगे, तो वह भी आके यहीं रुक जाया करेगा, पूरा नहीं चिपका करेगा इसमें। तब इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अंडरकट बना देते हैं। अंडरकट मतलब इस टाइप से, अंडरकट का मतलब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग अंडरकट बना देंगे। ठीक है, मतलब अब इसको थोड़ा सा
ग्रूविंग वाले टूल से ऐसे अंडरकट कर देंगे। अब क्या हुआ, अब आप जब टूल लेके आओगे तो यहाँ तक आ जाओगे, यहाँ तक आ जाओगे टूल लेकर, जबकि थ्रेड यहीं तक बनना है तो पूरी थ्रेड बन जाएगी। और जब भी कोई नट इस पर टाइट करोगे तो बिल्कुल लास्ट टूल तक टाइट होगा, तो वहां करके इसमें चिपक जाया करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जहां पे इस टाइप से थ्रेड काटना होता है तो वहां पे दो पार्टों के बीच में अंडरकट कर दिया जाता है। मतलब जब स्टेप होता है, इस टाइप दो स्टेप होता है तो उस स्टेप के बीच में क्या करते हैं, जहां पे हमें थ्रेड काटना था वहां पे अंडरकट कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है अंडरकट शोल्डर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्क्वायर शोल्डर कब होता है, जैसे एक जॉब ये हो गया और इसके साथ है, इस जॉब में दो स्टेप है, तो जब ये दोनों स्टेप एक दूसरे से बिल्कुल 90 डिग्री पर होते हैं, देख रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 90 डिग्री पर एकदम, तो इसको बोला जाता है स्क्वायर शोल्डर। कि यहाँ पे कौन सा शोल्डर है, स्क्वायर शोल्डर है। फिलेटेड वाले में क्या होता है, यह थोड़ा सा गोलाई में हो जाएगा, मतलब ऐसे ही रहेगा स्टेप में, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऐसे गोलाई में हो जाएगा। ठीक है, तब इसको क्या बोला जाता है कि यह फिलेटेड शोल्डर है। हम बिल्कुल स्क्वायर ना दे करके गोलाई में कर देते हैं। बेवेल्ड वाले में, ठीक है, बेवेल्ड में हमारा क्या बेवेल किया जाता है, मतलब इस टाइप से होगा। देख लो, तो ये जो हिस्सा है यह क्या कहलाएगा, ये बेवेल्ड शोल्डर कहलाएगा। फिलेटेड, बेवेल्ड, स्क्वायर और यह अंडरकट, ये चार है हमारे। ठीक है, इसको देख लेना। नेक्स्ट है हमारा, बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। मतलब जहां पर मास प्रोडक्शन हो, अधिक उत्पादन करना हो, तो वहां पर जो है मोबाइल को मैं फ्लाइट मोड में डालना भूल गया था, इसलिए कॉल आ गई थी, इसलिए वीडियो ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब मैंने कर दिया, दिक्कत नहीं होगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। मतलब जब मास प्रोडक्शन हो, अधिक उत्पादन करना हो, तो हम किस प्रकार के टूल का जो है उपयोग करते हैं। सॉलिड टूल, देखिए सॉलिड टूल में क्या होता है, सॉलिड एक पूरा एक ठोस टुकड़ा होता है, पूरा इस टाइप से हमारा पूरा जो टूल बना होगा ना, वह पूरा टूल ही क्या होगा, वह हाई कार्बन स्टील का, मतलब पूरा एक भाग जो होगा इस टूल का, ठीक है, वह पूरा टूल ही क्या होगा हमारा, वह पूरा भाग इस टूल का बना होगा हमारा किसका, हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील, जिसका भी बनाना, तो पूरा भाग ही हमारा एक ही भाग मतलब एक ही मटेरियल का बना होता है, पदार्थ का बना होता है, ये थोड़ा इसलिए हमें महंगा पड़ता है। ब्रेज्ड टूल में क्या होता है कि हम अब पूरे भाग को क्या करेंगे भाई, ऐसे क्या है, महंगा पड़ जा रहा है ना, अब हमें पूरा इतना बड़ा भाग हाई स्पीड स्टील का बनाना पड़ रहा है। ब्रेजिंग वाले में क्या करते हैं कि पीछे वाला हिस्सा जो हमारे टूल का है, जो हमारे टूल का पीछे वाला हिस्सा है, सैंक है उसका, तो वह किसी सस्ते मटेरियल का होगा, और बाकी आगे वाला जो हिस्सा होगा हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है उसमें ब्रेजिंग कर देते हैं। सॉरी, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा वैसा बन गया, ठीक है। इस टाइप से होता है, और इसमें आगे क्या किया जाता है, ब्रेज्ड कर दिया जाता है किसी टूल को, मतलब जिसके हमें जैसे उसे कार्बाइड या किसी भी महंगे टूल का मटेरियल है, थोड़ा सा टुकड़ा उसका ब्रेज कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा कटिंग टूल सस्ता पड़ेगा। अगर उस मटेरियल का हम पूरा कटिंग टूल बनाते हैं तो महंगा पड़ता, तो ब्रेजिंग करके अलग से उस टुकड़े को जोड़ दिया जाता है, वो त्रिभुजाकार या वर्गाकार किसी आकृति का हो सकता है, तो उसी को ब्रेजिंग टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेजिंग टूल बोलते हैं। उसके बाद होता है थ्रो अवे टाइप टूल, ठीक है। थ्रो अवे टाइप टूल में क्या होता है कि जैसे अब इसमें क्या ब्रेजिंग कर दिया गया है, तो जब यह मान लीजिए गलती से जो यह कटिंग टूल है, जो टुकड़ा ब्रेज किया गया, उसका थोड़ा भी अगर किनारा टूट जाएगा तो सही काम नहीं करेगा, फिर हमें उसे ग्राइंडिंग करके बनाना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करके उसके एज को बनाना पड़ेगा, या फिर अगर एज घिस जाती है, नहीं सही कटाई करिए, ब्लंट हो जाती है, तब भी उसे घिस कर बनाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में बड़ा टाइम लग जाता है कि जब भी अगर इसकी कटिंग एज खराब होगी तो इस टूल को ले जाकर के आप घिसोगे, बनाओगे, तब इसे यूज कर पाओगे। जबकि थ्रो अवे टाइप टूल में क्या होता है कि उसमें भी इसी का टुकड़ा अलग से लगाते हैं, या ब्रेजिंग कर दी गई है जो परमानेंट हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें होल्डर में उसका होल्डर ऐसा होता है, जो टूल होल्डर होता है, ऐसी व्यवस्था की गई होती है कि यहां से आप आसानी से इसको लगा सको, फिर इसको निकाल करके यूज कर सको। तो जब भी हमारा टूल वगैरह टूट जाता है, कुछ होता है, तो हम इसे तुरंत यहां से खोलते हैं और इसको निकाल करके फेंक करके दूसरा लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं थ्रो अवे टाइप टूल, मतलब थ्रो अवे, दूर फेंक देना। तो जब भी टूल टूटेगा, कुछ दिक्कत आएगी, तो इसे तुरंत छोटा टुकड़ा निकाला, फेंक दिया, दूसरा लगा लिया। तो यहाँ पे समय की बचत होती है,
जबकि इसमें जो ब्रेजिंग वाला था उसमें काफी समय लगा भाई। अब जब वो खराब होगा तो उससे जाओगे, ग्राइंडिंग करोगे, सही होगा तब तो यूज कर पाओगे। तो इसीलिए हम थ्रो अवे टाइप वाला टूल जो होता है मास प्रोडक्शन में अधिक उत्पादन में करते हैं, क्योंकि इसमें समय बचता है ना। समय बचेगा तो आप अधिक उत्पादन कर पाओगे। जब भी खराब होगा आप तुरंत निकाले, उसकी जगह दूसरा लगा लिए। तो थ्रो अवे मतलब जैसे निकाल करके फेंक के दूसरा लगा लो, तो वो वाला यूज किया जाता है मास प्रोडक्शन में। इंसर्टेड बिट में क्या होता है, विथ होल्डर, इसमें एक होल्डर आता है। क्या होता है, इसी टाइप से जो हमारा सैंक था तो इसी टाइप से एक होल्डर बना होता है और इसमें होल बना रहता है। क्या बना रहता है, होल, और ऊपर दिया होता है एक स्क्रू। इस होल में हम जो टूल होगा हमारा हाई स्पीड स्टील वगैरह का, उस टूल को इस होल्डर में डाल देते हैं और फिर नट को टाइट कर देते हैं और इस टूल को पकड़ लेता है। लेकिन इस वाले में दिक्कत क्या आती है, ये इंसर्टेड बिट्स वही बोला जाता है, मतलब जो हमारी बिट है, जो कटिंग टूल है, उसको इंसर्ट कर दिया गया एक होल्डर में। लेकिन इसमें वाइब्रेशन होता है, उतना दृढ़ता, उसकी जो रिजिडिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। जब आप डाल करके इसमें टाइट करोगे ना तो कटिंग करते हैं तो थोड़ा वाइब्रेशन होता है, दृढ़ता इसकी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। देखिए थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करना, चेक करना, उसके लिए होता है हमारा क्या, ऑप्शन डी है स्क्रू पिच गेज। क्या होता है, स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का यूज किया जाता है स्क्रू के पिच को चेक करने के लिए, उसके थ्रेड के प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए, स्क्रू के थ्रेड के प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए। स्क्रू पिच गेज कई सारे ब्लेड उसमें होते हैं, कुछ इस टाइप से होता है और उस पर क्या होता है, ऐसे ऐसे थ्रेड बने होते हैं, कई सारी ब्लेड एक साथ रहती हैं। ठीक है, और सब ब्लेड पे अलग अलग लिखा था कि यह जो है 0.1 mm पिच वाला है या 0.2 mm पिच वाला है। हम क्या करते हैं, कई सारी ब्लेड होती है तो सभी ब्लेडों को इस जो हमारा बोल्ट का थ्रेड है उसमें रख करके चेक करते हैं, जिसका प्रोफाइल बिल्कुल सही से मैच कर जाता है। फिर हम उस पर पढ़ लेते हैं कि भाई उस पर क्या लिखा हुआ है। तो 0.2 है, इसका मतलब कि यह जो हमारा बोल्ट होगा इसका जो थ्रेड कटा हुआ है 0.2 mm पिच वाला है। तो स्क्रू पिच गेज की मदद से हम किसी भी थ्रेड का पिच निकाल सकते हैं। पिच क्या होता है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी होती है। तो हम किसी भी थ्रेड के प्रोफाइल को कंपेयर कर सकते हैं और उसका पिच निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लग गेज क्या होता है, प्लग मतलब अंदर, मतलब किसी भी हॉलो सेक्शन का कह लीजिए इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए, किसी भी चीज का अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए प्लग गेज यूज किया जाता है। जबकि फिलर गेज जो होता है दो पार्ट के बीच का गैप मापने के लिए, अगर कहीं पर भी दो पार्ट हैं, दो पार्ट आपस में रखे हुए तो उनके बीच में कितना गैप है। तो इसमें भी फिलर गेज में भी कई सारे ब्लेड होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, कई सारे ऐसे पतले पतले ब्लेड होते हैं और सब ब्लेड की थिकनेस अलग अलग होती है। लिखा रहेगा 0.01 mm मोटा है, 0.02 mm मोटा है, 0.03 mm मोटा है, सब पे थिकनेस दिखाया गया होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, जहाँ पे गैप होता है वहां पर हम इस ब्लेड को डालते हैं। जो ब्लेड उसमें बिल्कुल सही से फिट हो जाएगा दोनों के बीच में, तो पता चल जाएगा कि उन दोनों पार्ट के बीच में कितना गैप है। तो वही गैप चेक करने के लिए फिलर गेज। कभी कभी हम एक साथ 2 या 3 ब्लेड को, जहां पे ज्यादा गैप होगा तो 2-3 ब्लेड को एक साथ मिला करके डाल लेंगे, जो फिट आ जाएगा। तो फिर तीनों के जो इस पे डायमेंशन लिखी होगी, जो इनका दिया हुआ है इनका मान, उनको आपस में जोड़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा। त्रिज्या गेज क्या है, रेडियस गेज जो होता है हमारा किसी भी जॉब का रेडियस चेक करने के लिए। ठीक है, फिलेट अवतल या उत्तल सरफेस है, ठीक है, इस टाइप से कोई भी रेडियस बना होता है तो उनको चेक करने के लिए, या फिर अवतल या उत्तल रेडियस होता है उन्हें चेक करने के लिए हम रेडियस गेज यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अगला क्या है, क्रेस्ट से रूट तक की, क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है। क्रेस्ट और रूट किस में आते हैं, तो हमारे थ्रेड वाले चैप्टर में आते हैं। अगर किसी भी चीज पर थ्रेड कटा हुआ है, कोई भी बोल्ट है उस पर अगर इस टाइप से थ्रेड कटा हुआ है, इस टाइप से, ठीक है, क्या कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है। ठीक है, जब थ्रेड कटा होता है तो जो ऊपरी हिस्सा होता है, किसी भी चूड़ी का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और उसकी जो गहराई वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यह जो बिल्कुल गहराई वाला हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। चाहे यहाँ पे ले लीजिए, जो गहराई वाला हिस्सा है ये क्या हमारा रूट है। ऊपर क्रेस्ट और रूट, तो क्या है, क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी, मतलब यह क्रेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे और यह रूट हो गया यहाँ से यहाँ तक। ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होती है, तो यह होती है डेप्थ ऑफ थ्रेड, चूड़ी की गहराई। ठीक है, क्रेस्ट से रूट तक की, रूट भाई यहाँ है, क्रेस्ट यहाँ, तो ऊर्ध्वाधर दूरी जो होगी वो होती है डेप्थ ऑफ थ्रेड, चूड़ी की गहराई होती है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीड क्या होता है, जब हम इस बोल्ट पे कोई नट इस पर चढ़ाएंगे तो नट जब एक चक्कर चलेगा तो वह इस पर जितनी दूरी तय करेगा वही उसकी लीड कहलाती है।
एक नट को बोल्ट के ऊपर एक चक्कर घुमाने पर वो जितनी दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है, उसका लीड कहलाता है। अगर सिंगल थ्रेड है, भाई अलग अलग आते हैं ना, सिंगल वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले, अलग अलग टाइप के हमारे थ्रेड होते हैं। अगर सिंगल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट है, ट्रिपल स्टार्ट है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा तो एक चक्कर में वह एक पिच के बराबर, मतलब एक थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। डबल स्टार्ट होगा तो एक चक्कर में वह दो थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। ट्रिपल होगा तो एक चक्कर में तीन थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैंक क्या होता है, तो क्रेस्ट हो गया, यहाँ पे रूट हो गया, यहाँ पे क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाली जो यह रेखा होती है इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं, इसी को फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, पिच क्या होता है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की ये जो सीधी दूरी है, समांतर दूरी है, यही क्या है, हमारा पिच है। ये हो जाएगा क्या, पिच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाहरी सूत्र, बाहरी थ्रेडिंग M16 2.0 के लिए ब्लैंक साइज की गणना करें। ब्लैंक साइज दरअसल होता है, क्या होता है, ब्लैंक साइज। इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लैंक साइज इज इक्वल टू, ब्लैंक साइज को कैपिटल डी से दिखाते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल डी माइनस P अपॉन 10। यहाँ पे जो स्मॉल डी है यह थ्रेड ऑफ, सॉरी डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है, डायामीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का की व्यास क्या है। ठीक है, और जो यहाँ पे पिच दे रखा है, P इज इक्वल टू क्या होता है, पिच ऑफ थ्रेड होता है, थ्रेड का पिच, पिच ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये चीज होती है। तो हमें ये चीज पता है, हमें निकालना ब्लैंक साइज। देखिए इसका क्या मतलब होता है, जहां भी इस टाइप से दर्शाया गया होता है, जो पहला अक्षर है M, यह बताता है कि यह मीट्रिक थ्रेड है। M बताता है मीट्रिक, मतलब ये कौन सा थ्रेड कटा हुआ है, मीट्रिक थ्रेड कटा हुआ है। जो यहाँ पे 16 होता है, यह होता है हमारा क्या है, डायमीटर को बताता है, व्यास को बताता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए, हमें यहाँ पे डायमीटर चाहिए था बोल्ट का, और जिसमें पहला होता है वो डायमीटर को दिखाता है, और दूसरा जो होता है वह पिच को बताता है। किसको बताता है, पिच को बताता है, और यह बताता है डायामीटर को, डायामीटर को, मेजर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो गया, वहां पे हमारा पिच हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया भाई डायमीटर मतलब डी का मान कितना है, 16 दे रखा है, माइनस पिच कितना है, 2 रखा है, 5 10। समझ में आ रहा है ना। ब्लैंक साइज का पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी कैपिटल डी का मतलब ब्लैंक साइज होता है बराबर स्मॉल डी माइनस P/10। स्मॉल डी बोल्ट का डायमीटर और P हमारा पिच होता है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि भाई पहला मीट्रिक थ्रेड को दर्शाता है, उसके आगे वाला जो होता है डायमीटर को, और उसके आगे वाला पिच को बताता है। तो हमें भी यहाँ पे डायमीटर और पिच चाहिए था, इसमें से हमें डायमीटर और पिच मिल गया। डायमीटर कितना है, 16 है, पिच कितना है, 2 है, हमने फार्मूले में रख दिया। यहाँ पे भाग दे देंगे, 16 माइनस 10 से जब भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। जब इसमें से माइनस होगा तो 15.8, भाई 0.2 घटाएंगे 16 में से, 15.8 mm। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आसान है, बस फार्मूला याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह वही बोलूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे। थैंक यू।